हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं ग्रेड 8 की सोशल साइंस जो आपकी न्यू बुक आई है उसका चैप्टर नंबर 4 द कॉलोनियल एरा इन इंडिया। आप सब ने बोला कि मैम हमारे एग्जाम में ये चैप्टर आ रहा है, तो आई थॉट यही चैप्टर मैं आपको पहले पढ़ा देती हूँ। ठीक है, ये बेटा चैप्टर बहुत लंबा है, 34 पेजेस का, तो इसको 2 पार्ट्स में हम करेंगे। आज मैं 1 पार्ट रिकॉर्ड कर रही हूँ, नेक्स्ट वीडियो में 2nd पार्ट होगा, उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। सो दिस स्टेटमेंट इज रिटन बाय विलियम डिग्बे। ठीक है, तो विलियम डिग्बे जो थे ये ब्रिटिश के ही राइटर थे, लेकिन उन्होंने ब्रिटिश की ही निंदा करी है स्टेटमेंट में। क्या कहा है? नियरली 2 centuries ago द अर्ली ब्रिटन्स इन बंगाल प्रेसिडेंसीज रिगार्डेड द लैंड एंड द पीपल एज अ फेयर गेम फॉर प्लंडर। तो जब अर्लियर ब्रिटिशर्स आए थे हमारे 1700 सेंचुरी में, तो डिग्बे बोलते हैं कि जब ब्रिटिश सबसे पहले बंगाल में आए थे और दूसरे रीजन्स में आए थे, उन्होंने एक्सप्लॉइट किया था इंडिया की लैंड को और उसके पीपल को ओपनली प्रॉफिट के लिए। उनको ये फेयर गेम लगता था प्लंडर के लिए। प्लंडर मतलब लूटपाट मचाना। Under the later Britons as administrators, the plunder is proceeding far more outrageously today than any other preceding period. तो वो बोल रहे हैं लेटर ऑन जब ब्रिटिश रूल कर रहे थे 1800 में, उन्होंने क्रिटिसाइज किया कि जब ब्रिटेन शिफ्ट हो गया फ्रॉम बीइंग जस्ट ट्रेडर्स टू एडमिनिस्ट्रेटर्स। ठीक है ना, पहले तो वो सिर्फ ट्रेड के बहाने से आए थे, लेकिन उसके बाद वो एडमिनिस्ट्रेटर्स बन गए। तब जो एक्सप्लॉयटेशन था वो कंटिन्यू हुआ और बहुत सिस्टमैटिक तरीके से वो एक्सप्लॉयट करने लगे हम सबको। मॉडर्न इंग्लैंड हैज़ बीन मेड ग्रेट बाय इंडियन वेल्थ। वो कह रहे हैं मॉडर्न इंग्लैंड जो है, आज का जो इंग्लैंड है, जो इतना पावरफुल बना, इतना ज़्यादा मॉडर्नाइज हुआ, इतनी इंडस्ट्रीज आई, वो उसकी सारी जो प्रोग्रेस है वो हमारी वेल्थ से ही हुई है, इंडिया की वेल्थ से हुई है। वेल्थ ऑलवेज टेकन बाय द माइट एंड स्किल ऑफ द स्ट्रॉन्गर। तो जो ब्रिटिश जो थे उन्होंने जस्टिफाई किया कॉलोनिज्म को एज अ सिविलाइजिंग मिशन, लेकिन रियलिटी में इट वाज इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन जिसने ड्रेन कर दी इंडिया की सारी वेल्थ को और ब्रिटेन को जाके अमीर बना दिया। डिग्बे जो थे आपके ब्रिटिश राइटर थे, लेकिन उन्होंने एक्सपोज किया इस ट्रूथ को वो उस टाइम पर जब बहुत सारे ब्रिटेन स्टिल डिफेंड कर रहे थे कॉलोनियल रूल को। ठीक है, अब आए इसमें द बिग क्वेश्चंस। ये सारे क्वेश्चंस हम करेंगे बच्चों एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स के साथ, और हमें अब ये सारे चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा भी। ठीक है, तो अब आई आपकी सबसे पहले टाइम अंदर आपको 1440 से 1640 तक की टाइमलाइन दिखाई है। 1498 में क्या हुआ था, वास्को दा गामा जो थे वो कैलिकट में आ गए थे। जो पोर्टुगीज एक्सप्लोरर थे, वास्को दा गामा कौन थे? आपके पोर्टुगीज एक्सप्लोरर थे, और वो इंडिया पहुंच गए थे सी से। वो पहले उन्होंने सबसे पहले रास्ता निकाला था जिसकी वजह से डायरेक्ट रूट बन गया यूरोप और इंडिया के बीच में, उन्होंने ढूंढ निकाला। और इससे क्या हुआ, स्टार्ट ऑफ द यूरोपियन कॉलोनाइजेशन इन इंडिया। यूरोपियंस को रास्ता मिल गया इंडिया में आने का और वो उसी रास्ते से आते रहे। फिर 1560 में क्या हुआ, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द इंक्विजिशन एट गोवा। मतलब गोवा में उन्होंने चर्च बनाया। किस टाइप का चर्च था? जहाँ पे जो लोग रिलीजियस जो चर्च को फॉलो नहीं करते थे उनको वो लोग ज़बरदस्ती दंड देते थे, पनिशमेंट देते थे और कहते थे कि फॉलो करो। सो पोर्टुगीज ने सेटअप किया गोवा इंक्विजिशन कोड टू एनफोर्स क्रिश्चियनिटी। वो चाहते थे क्रिश्चियनिटी सब लोग अपना लें, और जो नहीं अपनाते थे उनको बहुत बुरी तरीके से प्रताड़ित किया जाता था। फिर 1612 टू 1690 में क्या हुआ, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई ट्रेडिंग पोस्ट। द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश्ड अर्ली ट्रेडिंग सेटलमेंट्स एट सूरत, मद्रास, बॉम्बे एंड कैलकाटा। उन्होंने इन जगहों पे अपने ट्रेडिंग के सेटलमेंट्स किए, वहाँ पे उन्होंने ट्रेड करना स्टार्ट किया। लेकिन लेटर ऑन उन्होंने एकदम इसको पकड़ के रखा और वहाँ पे रूल करने लग गए। ठीक है, उनकी स्ट्रेंथ बन गई वो ब्रिटिश पावर की। तो ये टाइमलाइन से पता चलता है हमारे को किस तरीके से पोर्टुगीज सबसे पहले आए, उन्होंने वायलेंस किया और रिलीजन को अपना क्रिश्चियनिटी अपनाने के लिए सबको बोला, ट्रेड को भी डोमिनेट किया। एंड उसके बाद फिर ब्रिटिश स्लोली एंटर हुए ट्रेडर की तरह, लेकिन ग्रेजुअली उन्होंने पूरा रूल करना शुरू कर दिया। हमने इस तरीके से वो चालाकी से आए थे। एंड दिस पिक्चर जो है इससे हमें पता चलता है अर्ली पिक्चर ऑफ हाउ कॉलोनियल कंट्रोल बिगैन इन इंडिया। शुरू कैसे हुआ, सी तो वास्को दी गामा जी से शुरू हुआ था हमारा। इन द प्रीवियस चैप्टर वी सॉ द मराठास कंसिडरेबली वीकन द मुगल एम्पायर। हमने देखा था मराठास ने मुगल्स को काफ़ी वीक कर दिया था। बिफोर दे देमसेल्व्स कम्बर्ड टू ब्रिटिश फोर्सेस अर्ली इन द 19th सेंचुरी। उसके बाद ब्रिटिशर्स ने उनको हरा दिया था। एंड येट मिलिट्री कैंपेन वर द ओनली वन फैक्टर इन इंडिया बिकमिंग द ज्वेल ऑफ द क्राउन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, इंडीड द एम्पायर लार्जेस्ट कॉलोनी।
द एज ऑफ कॉलोनियलिज्म। अब एक्चुअली में कॉलोनियलिज्म होता क्या है बच्चों? इट मीन्स कि कोई भी एक कंट्री आती है और वो कंट्रोल ले लेती है दूसरी कंट्री पे। ठीक है, कोई बाहर से कंट्री आई, उसने हमारी कंट्री पे कंट्रोल ले लिया, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली एंड कल्चरली, तीनों तरीके से। और फिर उन्होंने सेटलमेंट्स किए और इम्पोज किए कि हमारे ही सिस्टम आप अपनाओगे, और जितने भी वहाँ की लोकल पॉपुलेशन थी उसको कहना मानना पड़ा। तो ये न्यू चीज़ नहीं थी उस टाइम पे। एंशियंट एम्पायर्स जो थे दे ऑल्सो प्रैक्टिस कॉलोनिज्म। फॉर एग्जाम्पल द स्प्रेड ऑफ क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम इंक्लूडेड colonization of converted regions। तो समझ लो ये कॉमन प्रैक्टिस ही थी उस टाइम पे। Before we get there, we must keep us back a little in time and consider the phenomena of colonialism. Its usual definition is the practice where one country takes control of the another region, establishing settlements there and imposing its political, economic and cultural system। मैंने आपको समझा दिया। This is not a recent occurrence, ये कोई recent occurrence नहीं थी। Colonialism can be traced to the time of the great empires in the first millennium BCE. In the first millennium CE, the spread of Christianity and Islam also involved the colonization of the territories converted to the new faiths। तो ये सब चीज़ें बहुत पहले से चलती आ रही थी, न्यू नहीं थी। एशियन एम्पायर्स भी थे, उन्होंने भी प्रैक्टिस किया था। जैसे आपका क्रिश्चियनिटी स्प्रेड किया, इस्लाम स्प्रेड किया, उसमें भी कन्वर्टेड रीजन्स के ही आपके कॉलोनाइजेशन इन्वॉल्व था। ठीक है, सो जो एज ऑफ कॉलोनियलिज्म थी ना बच्चों, 15th सेंचुरी के बाद ही स्टार्ट हुई। इट स्पेसिफिकली रेफर टू द यूरोपियन एक्सपेंशन जो कि स्टार्ट हुआ था इन द 1400s। नेशन जैसे स्पेन, पोर्टुगल, ब्रिटेन, फ्रांस एंड नीदरलैंड, दे स्प्रेड अक्रॉस एशिया, अफ्रीका, द अमेरिकाज एंड द ऑस्ट्रेलिया। तो ये लोग क्या करते थे? मिलिट्री पावर इस्तेमाल करते थे, दूसरों की टेरिटरीज को इन्वेड करते थे और वहाँ के लोगों को जो थे स्लेव बनाते थे। ठीक है, मोटिवेशन क्या था बच्चों इनका? पॉलिटिकल कंपटीशन रहता था, इनको अपनी एक्सपेंशन करनी थी। इकोनॉमिक बेनिफिट तो था ही, इतने नेचुरल रिसोर्सेज थे, इतनी वेल्थ थी इंडिया में। रिलीजियस मोटिव्स भी थे कि सबको लोग क्रिश्चियनिटी में ही कन्वर्ट हो जाएं। फिर साइंटिफिक क्यूरियोसिटी थी, क्या? एक्सप्लोरेशन, नॉलेज ऑफ द न्यू लैंड्स। लेट्स रीड इट। But the age of colonialism usually refer to Europe expansion from the 15th century onward, which within a few centuries extended to large part of the world। तो एज ऑफ कॉलोनिज्म कब से हम कहते हैं कि वो स्टार्ट हो गई? जब से यूरोप एक्सपेंशन हुआ 15th सेंचुरी ऑनवर्ड। तो याद रखना। फिर विद इन फ्यू सेंचुरीज एक्सटेंडेड टू लार्जर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, उसके बाद वो बहुत सारे पार्ट्स में चला गया। As you will discover in higher grades, European powers, in particular Spain, Portugal, Britain, France and Netherlands, they established colonies across Asia, Africa, America, Australia and many Pacific islands after conquering large part of those regions of the world। तो ये मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। Now often the conquests were achieved through military campaigns that involved the massacre or enslavement of the native population। तो ये कॉन्क्वेस्ट होते कैसे थे, कैसे करते थे? वो मिलिट्री कैंपेन्स करते थे, लोगों को प्लंडर, लूटपाट मचाते थे और उसके बाद उन्हें स्लेव बना देते थे लोगों को। What impelled those nations to undertake such campaigns? तो क्या चीज़ ने इम्पेल किया, क्या चीज़ क्यों किया उन्होंने इस तरीके से? पॉलिटिकल कंपटीशन था यूरोपियन पावर्स के बीच में, विच क्रिएटेड अ रेस फॉर टेरिटरी एक्सपेंशन। ठीक है ना, कि भैया तेरा बढ़ रहा तो मैं भी अपना बढ़ाऊंगा, एक्सपेंड करूंगा। फिर क्या हुआ? सेकेंड, ग्लोबल इन्फ्लुएंस था, टेरिटरियल एक्सपेंशन एंड ऑब्वियस इकोनॉमिक एडवांटेजेस, एक्सेस टू न्यू नेचुरल रिसोर्सेज, न्यू मार्केट्स, न्यू ट्रेड रूट्स। तो उनको लालच भी बहुत था, पैसों का भी, राइट, कि इकोनॉमिक एडवांटेज उनको होने वाली है, नए नए रास्ते खुलेंगे ट्रेड के लिए, नए नेचुरल रिसोर्सेज हमको मिलेंगे। तो इस तरीके से वो इसको आगे अपना बढ़ा रहे थे। कन्वर्टिंग इंडिजिनस पॉपुलेशन टू क्रिश्चियनिटी वॉज अनदर पावरफुल मोटिवेशन। तो उनका ये भी मोटिवेशन था कि वो सब लोगों को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर दे, क्रिश्चियंस बना दे। लेसर वन बट सिग्निफिकेंट नन द लेस वॉज साइंटिफिक इंक्वायरी। तो एक और रीज़न था जो कि साइंटिफिक इंक्वायरी थी। किस चीज़ की इंक्वायरी थी? द डिज़ायर टू एक्सप्लोर अननोन लैंड सो एज टू एक्यूमुलेट नॉलेज ऑफ द प्लानट, जोग्राफी एंड नेचुरल हिस्ट्री। ये देखने के लिए कि किस तरीके की जोग्राफी है वहाँ पे, क्या हिस्ट्री है, कैसा वेदर रहता है, हर चीज़ वो जानना चाहते थे। While colonizers often claimed they had a civilizing mission of bringing progress to the colonized peoples who were often demonized as a savage, primitive or barbaric, the reality was very different. Loss of independence, exploitation of resources। तो वो कह रहे पहले हम देख लेते हैं डीमोनाइज का मतलब क्या होता है बेटा? टू फॉल्सली पोर्ट्रे एन इंडिविजुअल और अ ग्रुप ऑफ पीपल इन वेरी नेगेटिव लाइट। उनको मतलब झूठ तरीके से बोलना कि हम तुम्हारे लिए इतना अच्छा अच्छा करेंगे, करा उन्होंने कुछ नहीं करा, उसका एकदम उल्टा। वहाँ पे जो लोग थे वो उनको क्या करते थे? बहुत क्रूएलिटी के साथ ट्रीट किया करते थे। डीमोनाइज का मतलब उनको उनके ऊपर गलत गलत ब्लेम डालते थे कि ये लोग तो बहुत वायलेंट है, ये लोग सही नहीं है,
है ना, और उनको बहुत पिछड़ा हुआ बोलते थे। और बार्बरिटी मतलब क्या होता है बेटा, बहुत वॉयलेंट हो जाना। द रियलिटी वॉज वेरी डिफरेंट, लॉस ऑफ इंडिपेंडेंस, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज। जो लोग थे उनके साथ बहुत उल्टा होता था। क्या, उनको इंडिपेंडेंस तो उन्होंने बिल्कुल ख़त्म कर दी थी। जो ब्रिटिशर्स बोलते थे, कॉलोनाइजर्स बोलते थे उस टाइम पे, उनको वही करना रहता था। ठीक है, उनके रिसोर्सेज भी एक्सप्लॉइट किए जाते थे। अब देखो ये पिक्चर आपको क्या दिख रही है, जो ब्रिटिश का कार्टून बना हुआ है, वो अफ्रीका के मैप के ऊपर आपको दिख रहा होगा खड़ा हुआ है। ठीक है ना, तो ये क्या सिंबलाइज कर रहा है कि डोमिनेंस था ब्रिटिशर्स का। वो चाहते थे कि हम इन सबको अपने अंदर दबा के रखेंगे, और वही वो कर रहे थे। इट वॉज नॉट अबाउट सिविलाइजिंग पीपल, सिविलाइज नहीं कर रहे थे वो। ये कार्टून क्या बता रहा है आपको कि ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने टेक्नोलॉजी को भी यूज़ किया। उसके हाथ में टेलीग्राफ वायर है, तो उससे पता चलता है कि वो लोग टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल कर रहे थे, और इकोनॉमिक पावर, जैसे कि वो अफ्रीका को डोमिनेट कर सके ड्यूरिंग कॉलोनिज्म। ठीक है, तो इससे पता लगता है आपको बेटा कि जो कॉलोनिज्म था वो इट वॉज टू कंट्रोल एंड एक्सप्लॉयट पीपल, इट वॉज नॉट अबाउट सिविलाइजिंग पीपल। जैसे ब्रिटिश कहा करते थे हम आपको सिविलाइज करना है, प्रोग्रेस करवाने आए, ऐसा नहीं था। पीछे से हम पढ़ रहे थे एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द रिसोर्सेज बाय द कोलोनाइजर्स, द डिस्ट्रक्शन ऑफ ट्रेडिशनल वेज ऑफ लाइफ। उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिए थे जिस तरीके से लोग रहा करते थे वहाँ पे, जो उनका ट्रेडिशनल तरीका था। एंड द इम्पोजिशन ऑफ द फॉरेन कल्चरल वैल्यूज़, और उनके ऊपर उन्होंने ज़बरदस्ती बोला कि अब जो फॉरेन में हम लोग वैल्यूज़ अपनाते हैं वही तुमको करनी है। It is true that the colonial age brought the world together, saw a rapid growth of economies and technologies. तो ये तो प्रूव होता है कि जो कॉलोनियल एरा था, जब वो टाइम चल रहा था, तो उस टाइम काफ़ी दुनिया जो थी वो करीब आ गई थी, और वहाँ पे ग्रोथ बहुत हो रही थी, इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी थी, टेक्नोलॉजीज में इंप्रूवमेंट हो रहा था। बट द बेनिफिट्स वर मोस्टली फ्रॉम द फॉर द कॉलोनाइजर्स। लेकिन बेनिफिट किसको मिल रहा था, जो कॉलोनाइजर्स थे, जिन्होंने आके रूल करना शुरू किया था, और जो लोगों के ऊपर वो काम कर रहे थे उनकी तो उन्होंने हालत ख़राब कर रखी थी। मैनी हिस्टोरिकल स्टडीज हैव डॉक्यूमेंटेड द इमेंस हार्डशिप्स दैट द कॉलोनाइज्ड पीपल हैड टू एंड्योर। तो बहुत सारी हिस्टोरिकल स्टडीज़ में ये भी दिखाया जाता है कि कितनी हार्डशिप्स, कितनी जिल्लतें, कितनी प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ती थी उन लोगों को जो कि वहाँ पे रहते थे उस टाइम पे। चलो एक और टाइमलाइन दिखा रहे हैं, 1690 से 1890 तक के पीरियड्स में क्या क्या घटनाएं हुई वो बता रहे हैं। तो 1674 में बच्चों, जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इट सेट्स अप अ ट्रेडिंग पोस्ट एट द पौंडीचेरी। तो पौंडीचेरी में आपकी जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी आई, उसने वहाँ पे अपना ट्रेडिंग पोर्ट लगा लिया कि हम यहाँ से ट्रेड करेंगे। फिर 1741 में डिफीट ऑफ द डच एट द बैटल ऑफ कोलेचल। तो कोलेचल की बैटल में आपकी डच जो थे हार गए। फिर 1757 में ब्रिटिश विक्ट्री इन द बैटल ऑफ प्लासे, एक बैटल ऑफ प्लासे हुई थी, उसमें ब्रिटिश जीत गए थे। और फिर आपका 1818 में क्या हुआ, थर्ड एंग्लो मराठा वॉर एंड्स मराठा पावर। आपको पीछे मराठा वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था, 1818 में थर्ड एंग्लो मराठा वॉर हुई थी, ब्रिटिश और मराठा की वॉर, जिसके अंदर मराठास हार गए थे। फिर 1835 में क्या हुआ, मैक्यूलेस मिनट ऑफ इंडियन एजुकेशन। फिर 1858 में द ब्रिटिश क्राउन एंड द रूल ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, स्टार्ट ऑफ द ब्रिटिश राज। तो जो ब्रिटिश क्राउन था, ब्रिटिशर्स जो थे, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल खत्म कर दिया था, और उसके बाद ब्रिटिश राज हमारा स्टार्ट हो गया था। फिर आप नीचे आ जाओ 1740 में, 1746 टू 1763 द कार्नेटिक वॉर्स बिटवीन द ब्रिटिश एंड द फ्रेंच। बेटा ये ईयर्स लर्न करने के लिए ना बहुत अच्छी टाइमलाइन, तो आपको यहीं से समझ में आ जाएगा सारा। फिर 1770 से 1772 में क्या हुआ, फर्स्ट ग्रेट फैमिन इन बंगाल। तो मतलब बंगाल में आपकी भुखमरी हो गई थी, बहुत लंबे समय तक लोगों को वहाँ पे खाना नहीं मिला था। फिर 1829 से 1833 तक क्या हुआ, द खासी अपराइजिंग इन प्रेजेंट डे मेघालय। तो खासी उस टाइम पे काफ़ी राइज में आ गए, उनकी पावर बढ़ गई। फिर 1848 टू 1849 फॉल ऑफ द सिख एम्पायर, द ईस्ट इंडिया कंपनी एनेक्सेस पंजाब। तो सिख एम्पायर गिर चुका था तब तक, और जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने पंजाब को कैप्चर कर लिया था। फिर 1857 में क्या हुआ, द ग्रेट इंडिया रिबेलियन। उसके बाद ग्रेट इंडिया रिबेलियन, इंडियंस ने रिबेल करना स्टार्ट कर दिया। नाउ लेट्स एक्सप्लोर व्हाट डू यू थिंक द कार्टून इज ट्राइंग टू एक्सप्रेस। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, राइट। नाउ इन मैनी ऑफ द कॉलोनाइज्ड रीजन रेजिस्टेंस बिल्ड अप अगेंस्ट द कॉलोनाइजर्स। तो अब जब कोई भी कॉलोनाइजेशन इतना ज़्यादा अत्याचार करेगी लोगों पे, तो उसमें रेजिस्टेंस आएगी, उनको एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। द फिनोमिना ऑफ कॉलोनिज्म डिक्लाइन इन द मिड 20th सेंचुरी, स्पेशली आफ्टर द वर्ल्ड वॉर सेकेंड। तो ये जो फिनोमिना था ना कॉलोनाइजेशन का, कि दूसरी कंट्री आके दूसरी पर राज करना शुरू कर देती थी, वो धीरे धीरे डिक्लाइन हो गया वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद। मैनी फैक्टर्स कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द रैपिड वर्ल्ड वाइड डीकोलोनाइजेशन। तो बहुत सारे फैक्टर्स थे। एक तो वो लोग बहुत अत्याचार करते थे जो कॉलोनाइजर्स थे,
जिसकी वजह से लोगों के अंदर रोष पैदा हो गया, गुस्सा पैदा हो गया और वो इसके अगेंस्ट आवाज़ उठाने लग गए। विद मोस्ट ऑफ द कोलोनाइज कंट्री अटेनिंग इंडिपेंडेंस, तो काफ़ी ज़्यादा कोलोनाइज कंट्री अब इंडिपेंडेंट हो गए थे। हेयर हाउएवर वी विल फोकस ऑन द स्पेशल केस ऑफ इंडिया, यहाँ हम सिर्फ इंडिया की बात करेंगे, ये अभी हम पूरे वर्ल्ड की बात कर रहे थे। ठीक ना, यूरोपियंस इन इंडिया। इंडिया ट्रेडेड विद द ग्रीक्स एंड द रोमन्स ओवर 2 मिलेनिया एगो। इंडिया जो था वो ट्रेड कर रहा था ग्रीक के साथ और रोमन के साथ। इंडियन गुड्स जैसे स्पाइसेस, कॉटन, आइवरी, जेम्स, सैंडलवुड, टीक वुड, वोट स्टील एमंग अदर कमोडिटीज वर हाईली सॉट आफ्टर इन मेडिटेरेनियन वर्ल्ड। मतलब इंडिया में बहुत सारी चीज़ें थी, जैसे उसके मसाले, रुई, आइवरी, ये सब जेम्स वगैरह, सैंडलवुड, टीक वुड, जितनी भी चीज़ें थी वो दूसरी जो मेडिटेरेनियन वर्ल्ड था उनको बहुत पसंद आती थी, तो वो लोग लुक फॉरवर्ड करते थे कि कब हमें ये सब चीज़ें चाहिए। Until the 16th century CE, when European power began sailing to the Indian subcontinent, India was a vibrant economic and cultural powerhouse. तो जब यूरोपियन पावर्स, वो कह रहे हैं until यूरोपियन पावर्स हमारे कंट्री में एंटर करी, तब तक जो हमारी कंट्री थी, जो हमारा इंडिया का सब कॉन्टिनेंट था, वो बहुत ही ज़्यादा वाइब्रेंट था इकोनॉमिकली एंड कल्चरली। मतलब हमारे पास बहुत वेल्थ थी, बहुत पैसा था और बहुत अच्छा ट्रेड हम लोग ऑलरेडी कर रहे थे। Historical estimates by economist Angus Madison in particular suggest that India contributed to at least 1/4 of the world GDP during the whole period. तो इस पूरे टाइम पीरियड में इंडिया जो थी 1/4 ऑफ द वर्ल्ड GDP कर रही थी। GDP क्या होता है बच्चों? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब टोटल वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड द सर्विसेज जो कि कंट्री में प्रोड्यूस होती हैं एक साल में, तो उसकी वैल्यू, तो सब 1/4 ऑफ द वैल्यू जो है केवल इंडिया से हो रही थी, मेकिंग इट वन ऑफ द 2 लार्जेस्ट इकोनॉमिक्स ग्लोबली अलॉन्ग साइड चाइना। तो चाइना के साथ साथ ये भी बहुत बड़ी क्या थी? लार्जेस्ट इकोनॉमी थी हमारी। चाइना का क्या था? हुज कॉन्ट्रीब्यूशन वॉज इन द सेम ऑर्डर। तो चाइना और हमारा लगभग सेम था, ठीक है। It is remarkable that from the 16th century onwards, many European travelers to India described her as flourishing and noted her manufacturing capabilities, diverse agricultural output, and extensive internal as well as external trading networks. तो 16th सेंचुरी ऑनवर्ड्स क्या हुआ, जब यूरोपियन ट्रैवलर्स इंडिया में आए तो उन्होंने हमारे इंडिया को बोला कि बहुत फ्लरिश कर रहा है, और यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ चेक की उन्होंने देखा कितने एग्रीकल्चर आउटपुट्स हैं, यहाँ पे कितनी अलग अलग तरह की क्रॉप्स उगाई जाती हैं, और यहाँ पे ट्रेडिंग नेटवर्क्स भी बहुत ज़्यादा हैं, ठीक। Now, however, this economic prosperity also made India an attractive target for European colonial ambition. तो अब यूरोपियंस को देखकर यहाँ पे लालच भी आ गया कि नहीं, यहाँ पर तो इसको तो हमें यहाँ पे आके कॉलोनाइजेशन करना चाहिए ताकि हमको भी ये सब वेल्थ पाने का वो मिल जाए। वो अट्रैक्ट हो गए हमारे इंडिया की तरफ। लेट अस सर्वे यूरोप फर्स्ट colonial powers in India. The Portuguese, commerce and atrocities. तो आपका एट्रॉसिटी का क्या मतलब होता है? बहुत क्रूएलिटी से किसी को ट्रीट करना। द पोर्टुगीज एक्सप्लोरर एंड नेविगेटर वास्को द गामा अराइवल एट कप्पड़ नियर कोजिकोडे इन केरला इन May 1498 पेव द वे फॉर द बिगनिंग ऑफ द यूरोपियन कॉलोनाइजेशन इन इंडिया। वास्को द गामा ने सबसे पहले ये रास्ता ढूंढा था। वो कहाँ पहुँचे थे? आपके अराइवल गाँव होता है उनका कप्पड़ में। तो ये जगह कहाँ थी? कोजिकोडे इन केरला के पास में थी। May 1498 में आए थे वो, एंड देन ही पेव द वे। उसके बाद से जब वो रास्ता निकल गया ना यूरोप से इंडिया का, तो सारे यूरोपियंस हैं इंडिया में आना उन्होंने शुरू कर दिया। तो बच्चे थोड़ा सा लर्न कर लेना ये ईयर और वास्को द गामा कहाँ पे सबसे पहले आए थे ये भी। तो जब वो इंडिया में आए तो उनको रिसीव तो अच्छे से, उनको ट्रीटमेंट अच्छे से मिला, उनका वेलकम किया गया, लेकिन उनके एग्रेसिव वेज फेल टू एस्टैब्लिश फ्रेंडली रिलेशंस विद द लोकल रूलर्स। तो वहाँ जाके वहाँ के जो एरिया के लोकल रूलर थे, वहाँ जो राज कर रहे थे राजा, उनके साथ वो फ्रेंडली रिलेशंस मेंटेन नहीं कर पाए क्योंकि ये लोग बहुत गुस्से वाले थे, उनके वेज जो थे बहुत क्रूअल थे। ड्यूरिंग हिज सेकेंड वॉयज 4 years later he seized, tortured and killed Indian merchants and bombarded Calicut from the sea. उसके बाद वास्को द गामा जब अपनी सेकंड वॉयज पर आए 1502 में, तो उन्होंने क्या किया? टॉर्चर किया इंडियन मर्चेंट्स को और उन्होंने सीज कर दिया उन्हें। फिर उन्होंने कैलिकट पे बॉम्ब वगैरह फेंके सी से ही, और उसके बाद उन्होंने पोर्टुगीज ने गोवा को कैप्चर कर लिया 1510 में और उसको अपनी कैपिटल सिटी घोषित कर दिया। आगे पढ़ते हैं। द पोर्टुगीज कैप्चर स्ट्रेटेजिक पोर्ट्स इंक्लूडिंग गोवा इन 1510 विच बिकेम द कैपिटल ऑफ द कॉलोनी इन इंडिया। उन्होंने कहा ये हमारी कैपिटल है। पहले ये वाला येलो कलर का पार्ट पढ़ लेते हैं। A few centuries ago, the port town of Ullal in present-day southern Karnataka was an important trading point controlled by Rani Abakka first. जो पोर्ट टाउन था आपका उल्लाल का, जिसको आज सदर्न कर्नाटका बोलते हैं, उसको रानी अबक्का 1 ने उसको रूल किया था।
फिर उन्होंने सक्सेसफुली बहुत सारे रिपीटेड पोर्टुगीज अटैक होते रहते थे वहाँ पे, तो उसको रेजिस्ट किया, उनके खिलाफ वो लड़ती रही और उन्होंने खूब सारे अलाइंसेस बनाए, गठबंधन किए अपने नेबरिंग किंगडम्स के साथ। इवेंचुअली बाद में क्या हुआ बेटा, वो मर गई, मर गई वो फाइट करते करते। और फिर उसके बाद उनकी सक्सेसर आई, उनकी नेक्स्ट जो रानी बनी वहाँ पे अबक्का टू, उन्होंने कंटिन्यू रखी इस फाइट को। और उनको आज भी कैसे याद किया जाता है, वो लोग क्या बनाते थे ना, फायर बॉल्स बनाते थे, कोकोनट शेल जो होते हैं उससे वो कुछ बॉम्ब टाइप बनाते थे जिससे वो पोर्टुगीज शिप्स को जला देते थे। तो उनकी ब्रेवरी आज भी सेलिब्रेट की जाती है थ्रू द यक्षगाना। यक्षगाना क्या होता है, वो एक ट्रेडिशनल डांस और ड्रामा है कर्नाटका का, तो उनको आज भी सेलिब्रेट किया जाता है उनकी ब्रेवरी को। In the latter half of the 16th century, the Portuguese repeatedly attempted to take it over, but Rani Abakka I formed strategic alliances with the neighboring kingdoms. तो देखा वो कितनी ब्रेवरी के साथ अलायंसेस गठबंधन कर रही थी साथ वाले किंगडम से, ताकि वो और पावरफुल हो सकें और पोर्टुगीज के खिलाफ अपनी लड़ाई को जारी रख सकें। She was eventually captured and died fighting in the prison. वो जेल में उनको बंद कर दिया, फिर वहीं वो मर गई। हर सक्सेसर रानी अबक्का टू इज रिपोर्टेडली टू हैव क्रिएटेड फायर बॉल्स आउट ऑफ कोकोनट शेल एंड सेट सेवरल शिप्स ऑफ द पोर्टुगीज नेवी ऑन फायर। तो उन्होंने फायर बॉल्स बनाई थी, फिर उनसे उन्होंने शिप्स को, पोर्टुगीज शिप्स को डिस्ट्रॉय कर दिया था। देयर इंस्पिरेशनल स्टोरीज आर रिमेंबर्ड इवन टुडे थ्रू द यक्षगाना, अ ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ डांस एंड ड्रामा। समझा दिया मैंने आपको। यहाँ पे आ जाते हैं। द पोर्टुगीज इम्प्लीमेंटेड अ सिस्टम नोन एज कार्टाज, मतलब पास, requiring all the ships in the Arabian Sea to purchase Portuguese permit for navigation। तो पोर्टुगीज ने एक नया सिस्टम निकाला, पास सिस्टम, कार्टास बोलते थे जिसको। उसमें जितने भी शिप्स आपके अरेबियन सी में जा रहे हैं ट्रेड करने के लिए, सबको पास खरीदना पड़ता था पोर्टुगीज से। इससे क्या रहता था, उनकी नज़र रहती थी सब पे और उनको पैसे भी मिल जाते थे। तो जो भी शिप्स उनको नज़र आते थे कि इनके पास पास नहीं है, तो उनको बस जब्त कर लेते थे। इस तरह से उनकी मोनोपोली बन गई स्पाइस ट्रेड पे इंडिया पे। इन द यूरोप फॉर ऑलमोस्ट 100 साल तक उन्हीं की मोनोपोली रही। This naval dominance allowed them to monopolize the spice trade between India and Europe for nearly century। 100 साल तक उन्होंने इसी डोमिनेंस को बरकरार रखा। उन्हीं का मोनोपोली हो गई ना कि हमारे बिना तुम ट्रेड ही नहीं कर पाओगे। Alongside commercial exploitation, the Portuguese presence in the Western India was characterized by religious persecution। अब ये क्या चीज़ थी, वो इस तरीके से इंडिया को एक्सप्लॉइट तो कर ही रहे थे, वो कॉमर्शियली वेल्थ वगैरह सब ले रहे थे, हर ट्रेड पे उनकी मोनोपोली चाहते थे वो कि हमारे अंडर हो। क्यों भाई, बट हो रहा था, राइट। लेकिन उन्होंने रिलीजियस परसिक्यूशन भी किया। मतलब गोवा में आपको बताया था मैंने 1560 में उन्होंने एक इंक्विजिशन, जिसे रिलीजियस कोर्ट टाइप समझ लो, चर्च समझ लो, वो इस्टेब्लिश किया था, जिसके अंदर हिंदू, मुस्लिम, ज्यूज और इवन क्रिश्चियन कन्वर्ट जो थे, जो भी मतलब क्रिश्चियनिटी को फॉलो नहीं करते थे या उसके अगेंस्ट कुछ भी बोलते थे, तो उनको बहुत बुरे तरीके से क्रुएल्टी के साथ उनको ट्रीट किया जाता था और उन्हें फोर्स किया जाता था कि आप भी क्रिश्चियन बन जाइए। In Goa, they established the Inquisition in 1560, which severely persecuted Hindus, Muslims, Jews, and Christian converts suspected of practicing their original faith। तो मैंने आपको बताया किस तरीके से वो उनको परेशान करते थे अगर उन्हें पता लग जाता था कि ये लोग अपने फेथ को, अपने रिलीजन को फॉलो कर रहे हैं, राइट, क्योंकि उनको सबको क्रिश्चियनिटी में ही कन्वर्ट करना था। नाउ सी फिगर 4.4 में अ प्लैक इन कोझिकोड मार्किंग वास्को द गामा अराइवल इन 1498। तो प्लैक क्या होता है, बेसिकली स्टोन या फिर आप मेटल का पीस समझ लो जिसके ऊपर कोई इंपॉर्टेंट इवेंट होता है तो उसे लिख दिया जाता है जिससे हमेशा वो याद रहे। ठीक है, तो नाउ सच परसिक्यूशंस वर अकम्पनीड बाय फोर्स्ड कन्वर्जन्स एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ मेनी हिंदू टेम्पल अमंग अदर फॉर्म्स ऑफ अब्यूज ऑफ द नेटिव पॉपुलेशन। तो वो कह रहे हैं इस तरीके का जो वो कन्वर्जन कराते थे क्रिश्चियनिटी में कि सब लोग क्रिश्चियन ही बनो, उसके लिए उन्होंने सारे के सारे टेम्पल्स भी डिस्ट्रॉय कर दिए और लोगों को बहुत क्रुएलिटी के साथ अनफेयर तरीके से उनको ट्रीट किया गया वहाँ पर। देखो कितना गलत किया। द गोवा इंक्विजिशन वॉज ओनली अबॉलिश इन 1812। तो ये गोवा इंक्विजिशन था, इसको फिर अबॉलिश किया गया 1812 में, लेकिन तब तक ये सारी चीज़ें चलती रहीं। तो मैं एक बार आपको सिंपल वर्ड्स में बता देती हूँ, जो पोर्टुगीज थे आपके, वो पहले यूरोपियन कॉलोनाइजर्स थे इंडिया में। उन्होंने पावर कैसे गेन की, मार पिटाई करके, वॉयलेंस से, मोनोपोली करी उन्होंने ट्रेड पे और रिलीजियस फोर्स किया लोगों को कि आप हमारा रिलीजन जो है वो फॉलो करो। इसकी वजह से उन्हें स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस भी फेस करना पड़ा। किससे, जैसे हमारे इंडियन रूलर से अबक्का क्वींस, उन्होंने काफ़ी रेजिस्ट किया इनको, उन्होंने बहुत लड़ाई करी इनके खिलाफ एंड उनके करेज को आज भी रिमेंबर किया जाता है फोक ट्रेडिशंस में। ठीक है, तो ये हो गया। अब अगले कौन आए हमारे, द डच, कॉमर्स एंड कॉम्पिटिशन। अब ये डच की क्या कहानी थी। The Dutch arrived in India in early 17th century and unlike the Portuguese, they focused primarily on commercial dominance, particularly in the spice trade.
तो पहले मैं आपको डच का एक्सप्लेन कर देती हूँ। जो डच थे वो अर्ली 17th सेंचुरी में आ गए थे। जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो 1602 में सेटअप कर दी थी उन्होंने, और वो इंडिया में मेनली आए थे अपने स्पाइसेस के ट्रेड के लिए। उनका मेनली तो कमर्शियल पर्पज़ ही था। उन्होंने इस्टेब्लिश किए बहुत सारे पोस्ट, कहाँ पे, जैसे सूरत, भरूच, कोचीन, नागापट्टनम, ये इन सब जगहों पे उन्होंने अपने पोस्ट जो है ट्रेडिंग, जहाँ से वो ट्रेड करेंगे, उनको उन्होंने सेटल कर लिया। लेकिन पोर्टुगीज़ की तरह वो नहीं थे। उन्होंने कोई भी इंडिया की सोशल या फिर रिलीजियस लाइफ में कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करी। वो सिर्फ ट्रेड करना चाहते थे। उनका गोल था कि वो मोनोपोलाइज कर लें ट्रेड रूट, जितने भी डोमिनेट कर लें मार्केट जो भी है स्पाइसेस की इंडिया में, उसको सबको डोमिनेट करना चाहते थे। और फिर धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, उन्होंने पोर्टुगीज़ को बहुत सारे ट्रेडिंग सेंटर से हटा दिया। केरला में उनके काफ़ी पोर्टुगीज़ के ट्रेडिंग सेंटर थे, वहाँ से डच ने उनको डिस्प्लेस कर दिया। दे established Dutch East India Company with the trading post in various parts of India, including on the west coast Surat, Bharuch, Cochin, Kochi, and on the east coast Nagapattinam and Masulipattnam. उसको आज की डेट में क्या कहते हैं, मछलीपट्टनम। Their most significant presence was in the Malabar region of Kerala, where they displaced the Portuguese from several trading centers. तो ज़्यादा उनकी सिग्निफिकेंट प्रेजेंस कहाँ थी, मालाबार रीजन में, केरला के। मैंने आपको बताया ना, वहाँ से उन्होंने पोर्टुगीज़ को डिस्प्लेस कर दिया था, वहाँ के ट्रेड से हटा दिया था। अब एक टर्निंग पॉइंट आया, क्या, द बैटल ऑफ कोलेशन इन 1741। 1741 में एक बैटल हुई, किसके बीच में, किंग मार्थंडा वर्मा ऑफ ट्रैवनकोर और आपके डच के बीच में, जिसके अंदर डच जो थे वो बुरी तरह से हार गए, और उसके बाद से ही उनकी जो पावर थी वो ख़त्म होने लगी। तो 1741 में ट्रैवनकोर आर्मी ने डिफीट किया डच को, लैंड पे भी और सी पे भी, ठीक है, दोनों आर्मीज पे डिफीट कर दिया, और इसी को हम कहते हैं बैटल ऑफ कोलेशन। तो ये पहली बार हुआ था आपकी हिस्ट्री में कि जो एशियन किंगडम था उन्होंने डिफीट किया था यूरोपियन कॉलोनियल पावर को। इसके बाद से जो है डच जो है उन्होंने ग्रेजुअली अपना इन्फ्लुएंस ख़त्म कर दिया इंडिया में, उनका इन्फ्लुएंस ख़त्म हो चुका था, और उसके बाद सिर्फ ट्रेडिंग जो थी वो ब्रिटिश और फ्रेंच की तरह कभी भी वो स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाए। तो डच जो है, इन शॉर्ट बताती हूँ मैं आपको, वो इंडिया में ट्रेड करने के लिए आए थे। उनको कोई भी ऐसा पर्पस नहीं था कि वो रिलीजियस कंट्रोल करे जैसे पोर्टुगीज़ ने किया था। वो बहुत वो भी हो गए थे, सक्सीड कह सकते हैं, सक्सेसफुल हो गए थे स्पाइस के बिजनेस में कुछ टाइम के लिए। लेकिन जब उनकी डिफीट हो गई बैटल ऑफ कोलेशन में 1741 में बाय किंग मार्थंडा वर्मा, तो तभी से उनका डिक्लाइन या फिर डाउनफॉल शुरू हो गया। सो दिस वॉज रेयर एग्जाम्पल ऑफ एन इंडियन रूलर डिफीटिंग द यूरोपियंस। तो फर्स्ट टाइम इंडियन रूलर्स ने डिफीट किया था, ठीक। लेट्स रीड इट। द डच प्रेजेंस इन इंडिया वाज अल्टीमेटली लिमिटेड। इट डिक्लाइंड सिग्निफिकेंटली आफ्टर देयर डिफीट एट द बैटल ऑफ कोलेशन इन 1741, where the forces of Travancore under King Marthanda Verma decisively defeated the Dutch both on land and sea. The Travancore kingdom was in the southern part of the present day Kerala. केरला में था वो, जो आज की डेट में केरला है। दिस बैटल वॉज रेयर इंस्टेंस ऑफ एन एशियन पावर सक्सेसफुली रिपेलिंग अ यूरोपियन कॉलोनियल फोर्स। अब हम पढ़ेंगे फ्रेंच एम्बिशंस के बारे में। ये पिक्चर में देखो, ये जो डच रूलर है, ये डच के जो लोग हैं, ये बिल्कुल नतमस्तक हो रहे हैं हमारे एशियन किंग्स के आगे, ठीक है ना, किंग मार्थंडा वर्मा के आगे। वो अपने आप को सरेंडर कर रहा है क्योंकि वो हार चुका था। नेक्स्ट है हमारा द फ्रेंच colonial ambitions. The French entered India later, establishing their first trading post in Surat in 1668 and subsequently at Pondicherry, present-day Puducherry, in 1674, where they established their East India Company, और ये फ्रेंच में उसका नाम है Compagnie des Indes Orientales, and developed ambition plan to establish a French empire in India. अब जो फ्रेंच हैं ये आ गए हमारे अपनी इंडिया में। तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो फॉर्म हो गई 1664 में, और उन्होंने अपना पहला ट्रेडिंग पोस्ट जो था वो सूरत में बनाया 1668 में, और उसके बाद उन्होंने बनाया 1674 में पौंडीचेरी में। वो उनका बना मेन बेस, ठीक है। उनका गोल क्या था, वो चाहते थे कि पूरा फ्रेंच एम्पायर हो जाए इंडिया में, हम पूरी तरह से इंडिया को कब्जा लें, लेकिन जैसा ब्रिटिश चाह रहे थे वैसा ही फ्रेंच भी चाह रहे थे, ठीक ना। आगे पढ़ते हैं। ड्यूप्लिक्स, who served as Governor General of French India from 1742 to 1754, pioneered several colonial strategies that would later be adopted by the British. In particular, he trained Indian soldiers in European military techniques, creating disciplined infantry soldiers known as सिपाहीज। सिपाहीज होते थे ना। तो अब क्या हुआ, ड्यूप्लिक्स जो था वो की फ्रेंच लीडर था इंडिया में, ठीक है। उसने इंट्रोड्यूस किया नई नई कॉलोनियल स्ट्रेटजीज जो बाद में ब्रिटिशर्स ने भी कॉपी करी। क्या थी वो स्ट्रेटजीज, उसने इंडियन सोल्जर्स जिसको सिपाही बोलते थे उसको ट्रेन किया यूरोपियन मिलिट्री मेथड से,
ठीक है, नई नई टेक्निक्स के साथ। फिर यूजिंग लोकल इंडियन रूलर्स एज पपेट्स, उन्होंने जो लोकल इंडियन रूलर्स थे उनको पपेट्स की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, मतलब उनको नचाते थे अपनी उंगलियों पे कि किस तरीके से हम बोलेंगे वैसा ही करो। और उन्होंने अपना फ्रेंच इन्फ्लुएंस इनडायरेक्टली इंडियन एलाइज के साथ अपना एक्सपैंड करना शुरू कर दिया। ठीक है, मतलब वो गठबंधन करते रहते थे इंडियन रूलर्स के साथ और अपना उन्होंने जो है फ्रेंच वाला एम्पायर एक्सपैंड करना शुरू कर दिया। Dupleix also developed the strategy of indirect rule through puppet Indian rulers who were installed through interventions in the local succession disputes. उनके खुद के dispute होते थे और यहाँ पे ये फ्रेंच उसका फ़ायदा उठा के उन्हें puppets की तरह रूल करते थे indirectly. The French colonial ambition in India were ultimately checked during the Carnatic Wars, जो कि 1746 से 1763, a series of conflicts between Britain and France. Despite initial successes under Dupleix, who captured Madras, present-day Chennai, in 1746, the French ultimately lost the ground to British, and their colony was reduced to Pondicherry and a few smaller enclaves. अब क्या हुआ आगे? अब 1746 से 1763 तक कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स होती रही, ठीक है ना, मतलब लड़ाइयाँ होती रही ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में साउथ इंडिया में, जिसको उन्होंने कहा ये कार्नेटिक वॉर्स हो रही हैं। 1746 में ड्यूप्लेक्स ने मद्रास को कैप्चर किया। पहले तो उन्होंने बहुत अच्छे से लड़ाई की, फाइटिंग करी और उन्होंने मद्रास को कैप्चर कर लिया, लेकिन अर्ली सक्सेस तो मिल गई उनको, लेकिन बाद में फ्रेंच दे लॉस्ट देयर ग्राउंड टू द ब्रिटिश और उसके बाद वो सिर्फ थोड़ी सी उनके पास टेरिटरी रह गई, मेनली पौंडीचेरी, वहीं पर उन्होंने राज किया, बाकी सब उनके ब्रिटिश के अंडर चला गया था, वो हार गए थे उनसे। ठीक, like the Dutch and unlike Portuguese, the French colonial power did not much intervene in the Indian social and religious life. A rare exception was the destruction in 1748 of Pondicherry large Veda Purushvaran temple, ordered by Dupleix on the persistent request of Pondicherry Jesuit priest and Dupleix's own wife, with a view to asserting the dominance of Christianity. Generally, however, the French had to be content with a modest amount of trade with India. अब वो बोल रहे हैं कि पोर्टुगीज ने तो यहाँ पर आकर रिलीजियस वाला करना शुरू कर दिया था ना कि सब क्रिश्चियन बनो, लेकिन डच और फ्रेंच ये इन्होंने कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करी इंडिया के रिलीजन और कल्चर के साथ, ये बेसिकली ट्रेड करने ही आए थे। लेकिन एक एक्सेप्शन हुआ फ्रेंच के साथ, क्या? 1748 में ड्यूप्लेक्स ने डिस्ट्रॉय कर दिया जो वेदा पुरीश्वरन टेम्पल है पौंडीचेरी में, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। क्यों? क्योंकि जो आपका जीसुइट प्रीस्ट थे एंड उसकी वाइफ, खुद की जो वाइफ थी, उन्होंने कहा कि आपको ऐसा करना है, तो उनके इन्फ्लुएंस में आके उसने वो वेदा पुरीश्वरन टेम्पल इन पौंडीचेरी को पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया, जिससे कि क्रिश्चियन डोमिनेंस हो सके, राइट। इसके बाद जो था देयर वॉज डिक्लाइन इन फ्रेंच पावर। क्या हुआ? आफ्टर द कार्नेटिक वॉर जो फ्रेंच थे वो बहुत कम हो गए, खाली पौंडीचेरी, कराईकल, चंदरनगौर, माहे एंड जनौन से दे रिमेन माइनर कॉलोनियल प्लेयर्स कंपेयर टू द ब्रिटिश हु इमर्ज मच स्ट्रॉन्गर। तो ये तो छोटे मोटे ही प्लेयर रहे वहाँ पे, इन्होंने कुछ ज़्यादा एम्पायर अपना खड़ा नहीं कर पाए फ्रेंच लोग ब्रिटिशर्स की तरह। तो शॉर्ट में मैं आपको बताती हूँ, जो फ्रेंच थे वो इंडिया में आए थे बहुत बड़े एम्बिशंस लेकर कि हम बहुत काम करेंगे, स्पेशली अंडर वो ड्यूप्लेक्स के आए थे हु यूज स्मार्ट स्ट्रेटजीज ऑल्सो, और उन्होंने सिपाहीज को वहाँ पे ट्रेन किया, मैनिपुलेट किया इंडियन रूलर्स को, उन्हें पपेट्स की तरह यूज़ किया। लेकिन आफ्टर कार्नेटिक वॉर जो चली आपकी, उसके बाद वो हारना शुरू हो गए। फ्रेंच का इन्फ्लुएंस था वो सिर्फ छोटी छोटी कॉलोनीज़ में ही रह गया, जो कि मेनली पौंडीचेरी में थी। पोर्टुगीज़ की तरह उन्होंने कुछ भी रिलीजियन कन्वर्जन नहीं किया इंडिया में, वो सब नहीं किया उन्होंने, उन्हें सिर्फ ट्रेड करना था। ये देखो अब इस पिक्चर में हमको दिख रहा है पौंडीचेरी का पूरा प्लान, किस तरीके से सिटी के अंदर ये बिल्डिंग्स फोर्टिफिकेशंस हुए हुए हैं, ग्रिड प्लानिंग करी हुई है इन्होंने, ठीक है ना। लार्ज स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा फेसिंग द सी एंड एट द बॉटम वॉज द फोर्ट and the top of the plan points to the west, जो ऊपर पिक्चर दिख नहीं रही ना वो। Now enter the British। कैसे? Britain dominated the Indian subcontinent for nearly 2 centuries. How did this happen? Many books have dissected the methods of the British rulers. We will not attempt to tell a complete story, but will focus on the main aspect of their colonial presence in India. नाउ ब्रिटिश जो है वो एंटर कर गए हमारी इंडियन कोलोनाइजेशन की स्टोरी में। यहाँ इंट्रोड्यूस करेंगे हमें ये किस तरीके से इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेडर्स की तरह आए थे, लेकिन बाद में वो खुद ही रूलर बनकर बैठ गए, ठीक है। फ्रॉम ट्रेडर्स टू रूलर्स, द ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया इज वन ऑफ द हिस्ट्रीज मोस्ट रिमार्केबल एग्जाम्पल ऑफ हाउ अ ट्रेडिंग कंपनी कुड ट्रांसफॉर्म इनटू एन इंपीरियल पावर। Unlike classic conquest, the British takeover of India was gradual, calculated and often disguised as a commercial enterprise rather than a military invasion.
अब हुआ क्या, अब स्टार्ट हुआ आपका ब्रिटिश एरा इन इंडिया। ब्रिटेन जो था इट एंडेड अप डोमिनेटिंग इंडिया फॉर नियरली 2 सेंचुरीज तक ये लोग हम पर राज करते रहे। पोर्टुगीज, डच या फ्रेंच की तरह नहीं, ये मैनेज इन्होंने किया किस तरीके से, लार्ज एंड लॉन्ग लास्टिंग एम्पायर बनाया। जो डच आए थे, पोर्टुगीज आए थे, फ्रेंच आए थे, वो लोग तो जल्दी ही चले गए, लेकिन इन्होंने बड़ा एकदम लार्ज एंड लॉन्ग लास्टिंग एम्पायर बनाया था, बहुत प्लानिंग के साथ आए थे। सो इन्होंने बताया किस तरीके से एक ट्रेडिंग कंपनी जो है इंपीरियल पावर में भी कन्वर्ट हो सकती है। सो हमारी जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इट वॉज फाउंडेड इन 1600, और पहले तो वो जस्ट एक ट्रेडिंग कंपनी ही थी, और उसने ग्रांट किया था रॉयल चार्टर बाय क्वीन एलिजाबेथ वन, जिसने स्पेशल राइट्स दिए थे लाइक रेजिंग अ प्राइवेट आर्मी। फर्स्ट तो ये एजेंट्स जो थे ये प्रिटेंड कर रहे थे कि खाली ट्रेडर्स हैं, ये रूलर्स नहीं हैं। देखो बच्चों, रॉयल चार्टर क्या होता है ना, ये एक लीगल डॉक्यूमेंट समझो जो कि किंग या क्वीन देता है किसी भी अथॉरिटी को, यूनिवर्सिटी को कुछ राइट्स देने के लिए। एक डॉक्यूमेंट समझ लो, और उसमें लिखा होता है कि हाँ आप ये सब कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्वीन एलिजाबेथ जो थी उन्होंने दिया था किसके लिए, प्राइवेट आर्मी मेंटेन करने के लिए। तो इसको रीड करते हैं एक बार। द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज एस्टैब्लिश्ड एज अ ट्रेडिंग कंपनी एंड वॉज ग्रांटेड अ रॉयल चार्टर बाय क्वीन एलिजाबेथ वन विच गेव इट स्पेशल पावर्स। क्या स्पेशल पावर्स मिली थी, टू रेज अ प्राइवेट आर्मी फॉर इंस्टेंस, उनको प्राइवेट आर्मी रेज करने की अनुमति दे दी। नेवरदलेस इट्स एजेंट इनिशियली कीप अप द pretense of being mere traders, which allowed them in the 17th century to establish footholds along the Indian coast with minimal resistance. तो पहले तो ये एजेंट्स पहले सिर्फ प्रिटेंड करते रहे कि हम सिर्फ ट्रेडर्स हैं, अब खाली ट्रेडर्स हैं कहते कहते वो इंडिया में घुसते गए, और 17th सेंचुरी तक उन्होंने अपने काफ़ी पैर जमा लिए थे इंडियन कोस्ट में, और उनको कोई रेजिस्टेंस नहीं मिली, किसी ने उसको वो नहीं किया कि नहीं मत आओ, मतलब समझ रहे हो ना, कुछ भी उनको अपोजिट पावर फोर्स नहीं करनी पड़ी, फेस नहीं करनी पड़ी। क्यों, क्योंकि वो ट्रेडर्स की तरह आए थे। तो 17th सेंचुरी तक इन्होंने कौन कौन से कोस्टल सिटीज़ को ट्रेड के लिए वो कर लिया था, सूरत, मद्रास, बॉम्बे एंड कैलकाटा में, यहाँ पे इन्होंने अपने ट्रेडिंग फुटहोल्ड्स बना लिए थे। उसके बाद लोकल रूलर्स जो थे वेलकम दीज पोस्ट एज इंडियन ऑलरेडी हैज़ अ लॉन्ग ट्रेडिशन ऑफ फॉरेन ट्रेड। सो लोकल जो रूलर्स थे वहाँ पे उन्होंने सबने वेलकम किया इन पोस्ट को, इन्होंने पोस्ट बनाए थे ना हर कोस्टल एरिया में, तो उन्हें बहुत वेलकम मिला। क्यों, क्योंकि इंडिया को तो पता था, लग रहा था कि ये लोग ट्रेड ही करने आए हैं, और इंडिया हमेशा से काफ़ी टाइम से ट्रेड करता आ रहा था, लेकिन उन्हें इनके हिडन मंसूबे के बारे में कुछ नहीं पता था। Local ruler did not mind these trading posts as they generally welcomed the foreign trade, which let us all recall was a long-standing practice in India. These modest beginnings concealed the company long-term ambitions. तो समझ रहे हो ना, तो उनको पता ही नहीं था किसी को कि कंपनी चाहती क्या एक्चुअली, इसलिए वो उनको किसी ने उनको रोका नहीं, और वो धीरे धीरे अपने पैर जमाते चले गए। Let us explore. Before you read further, have a good look at the painting on the first page of this chapter. It was specially ordered from London headquarters of the East India Company and is over 3 meters long. Observe every aspect of it, the people in it, the object, the symbol and the altitudes. Form group of 4 and 5 students and let each group present its conclusions as regards the message of the painting conveys. तो वो कह रहे हैं एक पेंटिंग दी हुई है शुरू में बुक में आपकी, उसको चेक करो और बताओ उसमें क्या क्या है। तो इसमें आपको ग्रुप एक्टिविटी करनी है और वो पेंटिंग में देखना है कि आपने क्या क्या कंक्लूड किया। ठीक, हम आगे चलते हैं, एक बार हम शॉर्ट में फिर से पढ़ लेते हैं इसको। ऑल्दो द कंपनी जो थी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, उसने बहुत मॉडेस्टली स्टार्ट किया था, और उनका प्लान था, लॉन्ग टर्म प्लान थे उनके पावर के, ठीक है ना, वो बिल्कुल प्लानिंग करके आए थे। सो जो एकदम जो पीसफुल ट्रेड की तरह नज़र आ रहा था, एक्चुअली वो शुरुआत थी पॉलिटिकल और मिलिट्री डोमिनेशन की। शुरुआत में लग रहा था केवल ट्रेड है, लेकिन दिमाग में उनके कुछ और ही चल रहा था, उनका हिडन एस्पेक्ट कुछ और था। तो इस तरह से ब्रिटिश जो थे हमारे इंडिया में ट्रेडर्स की तरह आए थ्रू द ईस्ट इंडिया कंपनी, और उन्होंने ट्रेडिंग पोस्ट बनाए इंडियन सिटीज़ में, एंड उनको बहुत वेलकम किया गया पहले, क्योंकि किसी को भी उनके बारे में मालूम नहीं था। बट इन रियलिटी दे हैड हिडन एम्बिशन ऑफ रूलिंग इंडिया, जो बाद में क्लियर हो चुका। द स्ट्रैटेजी ऑफ डिवाइड एंड रूल, सबको मालूम है डिवाइड एंड रूल क्या है, फूट डालो लोगों में और फिर उन पर राज करो। While maintaining an appearance of trader, the company agent cultivated political relationship with the local ruler, offering military support to some against their rivals, thus inserting themselves into the Indian political conflict and emerging as a power broker rather than the foreign invader. अब उन्होंने देखो क्या किया, जो वहाँ के लोकल रूलर्स थे ना, उनके साथ दोस्ती बढ़ाई और उनको कहा कि हम तुम्हें मिलिट्री प्रोवाइड करेंगे आपके दुश्मनों के अगेंस्ट, ठीक है ना, जो भी आपके दुश्मन है। और धीरे धीरे वो इंडिया के हाथ इस तरीके से पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होने लगे। तो आप देख रहे हो वो किस तरीके से ट्रेडिंग कंपनी की तरह स्टार्ट हुए थे, और अनलाइक ट्रेडिशनल कॉन्क्वेस्ट उन्होंने एक्सपेंड किया ग्रेजुअली एंड सीक्रेटली, डिप्लोमेसी यूज़ किए, लोकल कॉन्फ्लिक्ट्स कराए।
डिप्लोमेटिक हो गए थे। फिर दिस वाज वन ऑफ द हिस्ट्रीज मोस्ट रिमार्केबल ट्रांसफॉर्मेशन, अ कंपनी ऑफ मर्चेंट बिकमिंग रूलर्स ऑफ द वास्ट एम्पायर। समझ रहे हो, थोड़े बहुत लोग आए जो कि ट्रेड करना चाहते थे, लेकिन अब वो रूल करने लग गए। तो उनकी जो डिवाइड एंड रूल स्ट्रैटेजी थी वो यही थी। उन्होंने पॉलिटिकल टाइज बनाए इंडियन रूलर्स के साथ, मिलिट्री सपोर्ट दिया उनको, ठीक है ना, अगर कोई भी लोकल डिस्प्यूट हो गई हो, फिर वहाँ से उनको फ़ायदा होने लगा। फिर उन्होंने एडवांटेज लिया सक्सेशन डिस्प्यूट्स एंड राइवलरीज का अमंग द इंडियन प्रिंसेस। मतलब वहाँ पे तो लड़ाइयाँ करा दी उन्होंने, जैसे राजा का बेटा जो राजा बनना है, लेकिन वहाँ पे उन्होंने बाप और बेटे के बीच में लड़ाई करानी शुरू कर दी। दे ऑल्सो एनकरेज रिलीजियस एंड सोशल डिवीजन इन इंडियन सोसाइटी टू वीकन द यूनिटी। उन्होंने रिलीजियसली भी और सोशली भी लोगों के अंदर डिवाइड कराना शुरू कर दिया, फूट डालनी शुरू कर दी, जिसकी वजह से हमारी जो इंडियन सोसाइटी थी वो वीक हो गई, उन्हें समझ में ही नहीं आया। Let us read it. They play on rivalries between regional rulers or succession disputes within ruling houses so as to benefit from these conflicts. The divide and rule policy. The British were equally skilled at exploiting existing divisions within Indian society. They identified and often encouraged tensions between the religious communities. For instance, तो उन्होंने देख लिया कि यहाँ पर कुछ खास यूनिटी नहीं है, तो यहाँ फूट डलवाना आसान है। किस किस मैटर पे? रिलीजियस के मैटर पे फूट डलवाना बहुत आसान रहता है। फिर आई आपकी बैटल ऑफ प्लासे, जो थी 1757 में। इसमें क्या हुआ? इट वॉज टर्निंग पॉइंट इन द ब्रिटिश कंट्रोल ऑफ इंडिया। अब बच्चों, बैटल ऑफ प्लासे में हुआ क्या था? जो ब्रिटिशर्स थे हमारे, उसमें रॉबर्ट क्लाइव थे, उनकी लड़ाई हो गई सिराजुद्दौला के साथ, जो कि नवाब ऑफ बंगाल था। ठीक, उसकी वजह से क्या हुआ? रॉबर्ट क्लाइव ने सीक्रेटली एक उसके खिलाफ प्लान बनाया, और जो मीर जफर था, जो नवाब का ही कमांडर था, उसको कहा कि तुम मेरी साइड हो जाओ और अपने नवाब से गद्दारी कर लो, उसके बदले में मैं तुम्हें ही नवाब बना दूंगा। फिर वो मान गया मीर जफर, और वो बैटल ऑफ पलाशी भी कहते हैं इसको, प्लासे भी बोलते हैं। मीर जफर ने जितनी भी फोर्सेस थी, क्योंकि वो कमांडर था, उसने सारी फोर्सेस अपनी तरफ कर ली, और वो सब खड़े हो गए आपके रॉबर्ट क्लाइव के साथ। और वहाँ पर दूसरी साइड पे जो हमारे सिराजुद्दौला थे वो अकेले रह गए, और वो फिर हार गए। जबकि जो ब्रिटिशर्स की आर्मी थी वो कम थी, बट क्योंकि उनका बिट्रेल हो गया था, उनको गद्दारी की थी मीर जफर ने, उसकी वजह से वो हार गए। कुछ फ्रेंच सोल्जर्स ने सपोर्ट किया था सिराजुद्दौला को, लेकिन फिर भी वो उसका आउटकम चेंज नहीं कर पाए, वो हार ही गए। आज की डेट में भी मीर जफर को ट्रेटर की तरह जो है, गद्दार की तरह वो किया जाता है, सिंबलाइज। लेट्स रीड इट। द बैटल ऑफ प्लासे 1757 exemplifies the approach when tension arose between Sirajuddin Daulah, the Nawab of Bengal, and the East India Company official led by Robert Clive. The latter identified disgruntled elements within the Nawab court. तो रॉबर्ट क्लाइव ने देखा कि कौन से लोग जो है वो अनहैप्पी हैं इसके कोर्ट में, कौन इसके खिलाफ जा सकते हैं, तो उन्होंने वहीं से उनमें फूट डलवानी शुरू कर दी। Clive hatched a conspiracy with Mir Jafar, the Nawab military commander, promising to install him as a new Nawab in exchange for his betrayal. तो देखा, उन्होंने कॉन्स्पिरेंसी रची, पूरा षड्यंत्र रचा मीर जफर को लेकर, जो नवाब का मिलिट्री कमांडर था। मैंने आपको पूरा वैसे भी एक्सप्लेन कर दिया है। सो द बैटल टुक प्लेस इन पलाशी प्लासे एज अ ब्रिटिश स्पेल्ट इट, सम 150 किलोमीटर्स नॉर्थ ऑफ द प्रेजेंट डे कोलकाता। तो वहाँ पे हुई थी ये कोलकाता के पास। सम फ्रेंच फोर्सेज असिस्टेड द नवाब, बट मीर जफर फोर्सेज constituting the majority of the Nawab's army stood aside, ensuring a British victory despite their smaller number. Even today, Mir Jafar in India remains as acronym of a trader. ठीक है, ट्रेटर की तरह, गद्दार की तरह ही उसको बोला जाता है। Now, by positioning themselves as a kingmaker, the East India Company gradually established control over increasingly large territories. ब्रिटिशर्स तो थे, अब जो ब्रिटिश जो है वो किंग मेकर्स हो गए, मतलब वही राजा बना रहे हैं। वो डिसाइड करते थे हु वुड बी द नवाब ऑफ द कंपनी, एंड दे बिकेम अ पावर ब्रोकर, नॉट जस्ट अ ट्रेडर। समझ रहे हो, किस तरीके से फूट डलवा के नवाबों में ही वो देख रहे हैं कि कौन नवाब बनेगा। दिस मार्क द रियल स्टार्ट ऑफ ब्रिटिश पॉलिटिकल डोमिनेंस इन इंडिया। इस तरीके से ही आपका ब्रिटिश का डोमिनेंस स्टार्ट हो गया पॉलिटिकली। और शॉर्ट में आपको फिर से बताती हूँ, ब्रिटिश जो थे वो कॉन्कर इंडिया उन्होंने डायरेक्टली नहीं किया, वॉर करके ऐसे इन्वेड नहीं किया, लेकिन उन्होंने क्लेवर मैनिपुलेशन किया, अलायंसेस गठबंधन बनाए और दूसरों से गद्दारी करवाई। और जो बैटल ऑफ प्लासे थे, इट वाज द फर्स्ट बिग विक्ट्री जो थी जिसने उन्हें पॉलिटिकल पावर दी बंगाल में, और इंडिया, जो कि बंगाल उस टाइम पे इंडिया का रिचेस्ट रीजन था, तो वहाँ पे उन्हें डोमिनेंस मिल गई। ठीक, अब हम आगे पढ़ेंगे। इन द 19th century it went a step further and introduced the infamous doctrine of lapse, according to which any princely state would be annexed if its ruler died without a natural male heir. अब उन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स स्टार्ट कर दिया। वो क्या था? वो था कि जैसे मान लो कोई रूलर राजा था,
अगर उसका कोई बेटा है तो वही राजा बन जाएगा राजा के मरने के बाद। लेकिन अगर उसका कोई बेटा नहीं था तो पहले ज़माने में क्या होता था ना, वो अडॉप्ट कर लेते थे सन राजा वगैरह जो थे, और फिर जो उनका अडॉप्टेड सन था वो राजा बन जाता था। लेकिन डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के आने के बाद क्या हुआ, उन्होंने कहा ब्रिटिशर्स ने, अगर कोई राजा है और उसका कोई बेटा नहीं है तो वो वाला जो राज्य है वो ऑटोमेटिकली उनके अंडर में आ जाएगा, ठीक है ना। और ये 19वीं सेंचुरी में इंट्रोड्यूस किया गया था। इस तरीके से ब्रिटिशर्स ने बहुत सारे किंगडम जो थे वो अपने अंदर ले लिए थे। उन्होंने इग्नोर कर दिया उस ट्रेडिशन को जो कि अडॉप्ट करा जाता था पहले, उन्होंने इस चीज़ को इग्नोर किया, और बहुत सारे स्टेट्स जो थे दे वर अनेक्स्ड थ्रू दिस पॉलिसी, जिसकी वजह से जो वहाँ के राजा थे उनके अंदर उनके लिए रोष आ गया, गुस्सा आ गया, उन्हें ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं आई, और फिर दिस लेड टू द रिबेलियन ऑफ 1857। This deliberately disregarded the Hindu tradition of adoption, which was a legitimate means of succession in Indian royal houses. तो ये इस चीज़ की वजह से रूलर्स बहुत गुस्सा हो गए थे। Now don't miss out. In the Indian context, a princely state was a region that remained under the rule of an Indian prince, Maharaja or Nawab, but which had accepted British protection and guidance in exchange of a maintaining internal autonomy. पहले मैं आपको बताती हूँ प्रिंसली स्टेट क्या होता है। आप समझ लो एक स्मॉल या फिर बिग रीजन हो गया इंडिया में, जो लोकल किंग या क्वीन या प्रिंस जो है वो राज कर रहे हैं वहाँ पर। ये रूलर जो है ये अपना डेली एक्टिविटी करते हैं, टैक्सेस कलेक्ट करते हैं, कोर्ट्स रन करते हैं, अपने लोगों की सेवा करते हैं, लेकिन ये फुल्ली इंडिपेंडेंट नहीं होते। उनको ब्रिटिश का कंट्रोल एक्सेप्ट करना है किस चीज़ में, डिफेंस, फॉरेन रिलेशन और बड़े बड़े डिसीजंस में। तो समझ लो मेन डिसीजन जो है वो ब्रिटिश कह रहा है हम खुद ही तुमको बताएंगे तुम्हें क्या करना है। तो इंडिया में 560 से भी ज़्यादा प्रिंसली स्टेट्स थे इंडिपेंडेंस से पहले। कहाँ कहाँ पे थे, जैसे हैदराबाद, मैसूर, कश्मीर, जयपुर, इन जगहों पे। तो शॉर्ट में मैं आपको बताऊं तो प्रिंसली स्टेट क्या हो गया, एक किंगडम इनसाइड इंडिया है विच इज रूल्ड बाय इंडियन किंग या फिर क्वीन, लेकिन अंडर द कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश। देयर वर हंड्रेड्स ऑफ देम फ्रॉम लार्ज वन सच एज हैदराबाद, मसूर, ट्रावनकोर और जम्मू एंड कश्मीर टू स्मॉलर वंस, मतलब बहुत सारे थे। एट द टाइम ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस देयर वर over 500 princely states covering about 40% of the subcontinent. Okay, चलो। The doctrine of lapse led to annexation of numerous states, contributing to the expansion of the territorial control of British. अब doctrine of lapse की वजह से काफ़ी सारे उन्होंने राज्य तो थे वो जब्त कर लिए। annexation का मतलब होता है कि किसी भी piece of land या फिर किसी भी राज्य को जब्त कर लेना without permission. This created much resentment in section of Indian society and contributed to the 1857 rebellion, to which we return below. तो उसकी वजह से मैंने आपको बताया कि राजाओं में बहुत गुस्सा आ गया और फिर रिबेलियन हुआ आपका 1857 में। अब क्या नेक्स्ट चीज़ आई आपकी सब्सिडरी अलायंस। ये पहले मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ होता क्या है। ये एक और ब्रिटिश की स्ट्रैटेजी थी इंडियन रूलर्स को कंट्रोल करने के लिए। तो सब्सिडरी अलायंस में क्या था ना, ये ब्रिटिशर्स जो थे अपना कोई बंदा या रेजिडेंट जो था वो भेज देते थे कोर्ट में और कहते थे कि ये जो है आपको इंटरनल या एक्सटर्नल कोई भी प्रॉब्लम आएगी उसमें आपको मदद करेगा। उसके बदले में जो इंडियन रूलर थे उनको मेंटेन करने थे ब्रिटिश की आर्मी, ठीक है ना, ब्रिटिश के ट्रूप्स अपनी एक्सपेंस पे वो खर्चा करेंगे इंडियन रूलर्स ब्रिटिश की आर्मी मेंटेन करने के लिए। और रूलर सबसे बड़ी बात, कोई भी डिसीजन अकेला नहीं ले सकता था। जो भी फॉरेन कंट्री के साथ कोई ट्रेड करना है या कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है वो उसको ब्रिटिशर से पूछ कर लेना है। तो ये था आपका सब्सिडरी अलायंस। ये भी एक अलग तरीके की स्ट्रैटेजी थी आपके ब्रिटिशर्स की यहाँ पे कैप्चर करने के लिए। तो ऑन द सरफेस इट लुक्ड कि जो रूलर जो है उसके पास किंगडम है, लेकिन रियलिटी में ब्रिटिश ने सारे के सारे डिसीजंस कंट्रोल करके रखे थे। तो सबसे पहले इसको अडॉप्ट किसने किया था इस सब्सिडरी अलायंस को, हैदराबाद के रूलर ने 1798 में। उसके बाद बहुत सारे स्टेट्स जो थे उनको फोर्स कर दिया गया, वो सब ने भी इसको अडॉप्ट करना उनको पड़ा। देन हिस्टोरियंस कॉल दिस मेथड एज एम्पायर ऑन द चीप। तो अभी जो सब स्टडी करते हैं उन्होंने कहा है कि इस तरीके से क्या हुआ, ये एम्पायर ऑन चीप, मतलब उन्हें एम्पायर भी मिल गया, राज्य मिल गया, उनके पैसे भी नहीं लगे। While appearing to preserve the sovereignty of princely states, the system effectively transferred real power to the British while burdening Indian rulers with the cost of their own subjugation. The ruler of Hyderabad was among the first to enter such an alliance in 1798. Several others followed soon. These so-called alliances allowed the British to control vast territories without the administrative cost of direct rule, creating what was called an empire on the cheap. तो समझ में आ गया, मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। Once a state entered the system, exiting it was virtually impossible, as the attempt to break free would face overwhelming British military response. तो जो भी इस अलायंस में एक बार आ गया वो उसको तोड़कर नहीं जा सकता था। क्यों? क्योंकि उसके बदले में उसको ब्रिटिश आर्मी जो है उसको इन्वेड कर देगी या फिर उसके ऊपर हमला कर देगी।
नाउ नेक्स्ट आया हमारा फ्रॉम पैराडाइज टू हेल। बंगाल को एक टाइम पे पैराडाइज ऑन द अर्थ कहा जाता था, लेकिन बाद में उसकी कंडीशन बहुत खराब हो गई। क्यों? डिवास्टेटिंग फैमिन्स की वजह से। फैमिन्स किसको बोलते हैं बच्चों? भुखमरी को। तो एकदम डिजास्टर्स भुखमरी हो गई वहाँ पे। कैसे हो गई? तो बच्चों ये हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। मैं इसका पार्ट 2 बनाऊंगी क्योंकि चैप्टर बहुत लंबा है, हिस्ट्री जोग्राफी के चैप्टर्स लंबे रहते हैं। तो तब तक के लिए आप इसको पढ़ो और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो। टेक केयर, स्टे अवेयर, बाय बाय।